A very good morning and welcome back. Last time we were discussing about Rutherford's atomic model, in which he found that the positively charged nucleus is concentrated at the center of the atom and the electrons are perhaps revolving around in orbits. Okay, but this particular model could not be justified by classical physics. So today what we'll do is we will discuss the failure of classical physics to justify Rutherford atomic model. Although we did it that as per the classical electromagnetic theory, if an electron is accelerated, we see that this electron is having a linear velocity which is changing its direction. So 100% this electron can be considered as an accelerated electron or an accelerated charge particle, and this accelerated charge particle will emit EM radiation. EM radiation means packets of energy. So will emit electromagnetic radiation, which are nothing but energy. So it means this atom should lose energy. And if this atom, in a way I should say that this electron will lose energy. If this electron will lose energy, it will have to come closer and closer and closer and closer, and then finally it will fall into the nucleus, as per according to the classical physics. But this was not happening. सो अब जब भी हम एक मॉडल पढ़ेंगे, नया मॉडल पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि वो ये जस्टिफाई करे दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस. या इसका दूसरा कहने का तरीका है दैट एटम्स डू नॉट कोलैप्स. एक हाइड्रोजन का एटम है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड दिस प्रोटॉन अनंत तक. ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है कि इट विल फॉल इनटू दिस न्यूक्लियस. तो एक तो ये चीज हुई, हमें ये जस्टिफाई करनी है. और दूसरी चीज जो कि आज की इस पार्ट की वीडियो में इंपॉर्टेंट है कि एक चीज है जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा. इसके फीचर्स को भी, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी आपके मॉडल को, जो भी आप मॉडल लेंगे, वेरीफाई करना होगा, यानी जस्टिफाई करना होगा. ओके, सो ऐसा संभव है, यहाँ से देखने में लग रहा है कि जो फिजिक्स हम मैक्रो वर्ल्ड में लगा सकते हैं, यानी 10 किलोग्राम मास पे, 1 ग्राम मास पे, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज पर लगा सकते हैं, वो हम छोटी क्वांटिटीज और छोटी डायमेंशंस पे शायद ना लगा पाए. ठीक है. सो क्योंकि हम क्लासिकल फिजिक्स से किसी भी चीज के प्योर वेव नेचर या प्योर पार्टिकल नेचर को ट्रीट करते हैं, शायद यही कारण है इस मॉडल के फेलियर का. एक्चुअली हमें वेव पार्टिकल डुअलिटी कंसीडर करनी चाहिए, ना कि वेव नेचर इंडिविजुअली और पार्टिकल नेचर इंडिविजुअली. ये जो चीज मैंने कही आपसे कि हमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक साथ कंसीडर करना होगा, you will get to understand that when we will be doing Niels-Bohr atom. Okay, so before that, what we will do is we will try to focus our attention on atomic spectra, yeah, I should say atomic gas spectra. लास्ट यूनिट में और पिछले सेमेस्टर में हमने एक चीज सीखी थी कि कोई भी बॉडी है, लेट्स से एट टेम्परेचर T, will emit radiations. ओके, लेकिन मैंने उस वक्त आपको स्टेट नहीं बताई थी. किस चीज की? उस बॉडी की. यानी कि वो बॉडी लिक्विड थी, सॉलिड थी या गैस. दरअसल लिक्विड और सॉलिड, ये दोनों
तो जिस तरीके का स्पेक्ट्रा देते हैं उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी एक वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल ही जाएगी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व आप जानते हैं, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर उसकी शेप कैसी होगी। बट दैट वाज ओनली फॉर कंडेंस्ड मैटर। आई एम यूजिंग अ टर्म कंडेंस, इट मीन्स लिक्विड या सॉलिड के लिए ये वैलिड है। जब आपके पास गैस होगी और गैस भी इस तरीके की रेयरफाइड, रेयर मतलब उसको आपने इतने बड़े कंटेनर में डाला है कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में बमुश्किल ही टकराते हैं। अगर आप ज़्यादा गैस को छोटे कंटेनर में डाल देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे। रेयरफाइड का मतलब है उस गैस का प्रेशर कम कर दिया, यानी अपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। थोड़ी सी गैस है, बहुत बड़े कमरे में फैली हुई है, तो उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। इसका स्पेक्ट्रा कैसा होगा? और इस चीज का ये जो स्टडी है, यानी रेरिफाइड गैस का स्पेक्ट्रम स्टडी करना और एटॉमिक मॉडल स्टडी करना, इन दोनों में अभी तक कोई तालमेल नहीं था। खासतौर से 1910 से 1920 के बीच में कोई ज्यादा तालमेल नहीं था, सब इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, सो क्योंकि हमने रेरिफाइड गैस ली है तो आप इसे अब ऐसे कंसीडर कर सकते हैं दैट you have a chamber like this and this is electrode, let's say, और इस चेम्बर में हमने एक गैस भर दी है। कैन बी एनी गैस, गैस ऑफ एनी मेटल। It can be gas of metals, it can be gas of non-metals, it can be gas of oxides, carbon dioxide, oxygen, anything। तो यहाँ पे गैस रखी है जो कि रेयरफाइड है। रेयरफाइड मतलब इसका प्रेशर बहुत कम है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में हमने गैस दी है। So you can write down that the pressure is low. Okay. Now, in order to change the temperature, what you will do is, ये जो electrodes लगाए हैं आपने, you will pass electric current. Okay. You will pass electric current. जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इनमें जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। एनर्जी आपने एक्सटर्नल दी है। So passing an external electric current excites the atom inside और फिर वो एटम डी एक्साइट होंगे। जब वो एटम डी एक्साइट होंगे तो आप जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पहुंचा बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब एन एनर्जी। अब वो फोटोन की एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैटर्स नॉट। उसके बाद ये जब डी एक्साइट होगा देन अ फोटोन विल बी रिलीज। सो दिस इज फॉर श्योर बी रिलीज्ड। ठीक है, भले ही एक्साइटेशन उन्होंने इलेक्ट्रिकल करंट से दिया लेकिन डी एक्साइट होने के बाद फोटोन से रिलीज होंगे, तो यहाँ से कुछ लाइट बाहर आएगी। ओके, अब आप ये पता करना चाहते हैं कि ये लाइट किस रंग की है, यानी आप ये पता करना चाहते हैं कि ये लाइट किस वेवलेंथ की है या इस बीम में कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, होता कुछ नहीं उस इंस्ट्रूमेंट में, एक सिंपल सा प्रिज्म। और ये प्रिज्म पे ये लाइट पड़ती है और उसके बाद आप जानते हैं प्रिज्म से डिफ्रैक्शन की वजह से, इट्स नॉट डिफ्रैक्शन, वी कॉल द टर्म डिस्पर्जन। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, इसलिए अलग अलग डेविएट भी होते हैं। तो डिस्पर्जन की वजह से ये अलग अलग में बढ़ जाएगी। तो आई कैन चेक कि लैम्डा 1 प्रेजेंट है, लैम्डा 2 प्रेजेंट है, लैम्डा 3 प्रेजेंट है, लैम्डा 4 प्रेजेंट है। डिपेंडिंग ऑन आपने गैस क्या ली है, अलग अलग वेवलेंथ्स प्रेजेंट होंगी। आपने हीलियम गैस ली तो हो सकता है पूरी वाइट लाइट मिल जाए। आपने हाइड्रोजन गैस ली तो कुछ अलग तरीके से वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी। लेकिन
एक चीज हमें समझ में आई कि ये जो वेवलेंथ प्रेजेंट हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं कि ये एटम्स कैसे एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं, और ये एटम किस मटेरियल के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, हीलियम के हैं, लिथियम के हैं, कॉपर के हैं, किस चीज के एटम्स हैं। तो एक तरीके से फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक की तरह से काम करता है। आप किसी भी चीज की गैस लीजिए, या आपके पास कोई गैस है, आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसका स्पेक्ट्रम देख लीजिए कि उसमें से कौन कौन सी वेवलेंथ बाहर आती है। डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ क्या बाहर आ रही है, आप बता सकते हैं कि गैस किस चीज की थी। ओके, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं। ये जो सिस्टम है इसे स्पेक्ट्रोमीटर, इस पूरे अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इंस्ट्रूमेंट वाइज जाएं तो वी कॉल इट एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो in case you have visited your optics lab, there you can see one spectrometer जिसमें well, we can consider that as an additional part of the video. I will show you an spectrometer soon. Why? Now, when you have spectroscopy, it can be of two different types. One is called as emission, another is called as absorption. Right now, what you have seen is that we excited the atoms, the atoms then de-excited and light was released. Okay, so this chamber is actually emitting the light, therefore in this case we will consider that to be emission spectroscopy. Okay, so through the diagram you can understand the concept of emission spectroscopy. So you have current supply, then photons are released. So you are exciting the gas, then photons are released, और उसके बाद through prism or spectrometer you are analyzing what all wavelengths are present. Okay, so the diagram of emission spectrum will be something like this. What you will have is, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म होती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की फिल्म होगी, और उस फिल्म में कहीं कहीं लाइट्स लाइंस होंगी, कुछ मोटी कुछ पतली, और पूरी फिल्म ब्लैक होगी। हालांकि बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आई विल ट्राई. So on the dark background you will have some bright lines. Okay, this is a bright line on dark background. Some lines will be thicker, some lines will be very thin, some will be very bright, some will be dull. Okay, so it would be something like this, कि पूरा ब्लैक कलर का पैच होगा, ये भी ब्लैक ही है, उस पैच में कहीं कहीं हमें वाइट या ब्राइट लाइट्स दिखेंगी। और अगर इस तरीके का आपके पास डायग्राम है, देन इट इज फॉर श्योर एन एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट ऑल, दिस इज लाइन स्पेक्ट्रा, रिमेंबर। तो जब हम लिक्विड या सॉलिड की बात कर रहे थे तब हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था, हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ्स आते थे, यानी भले ही इंटेंसिटी कम है लेकिन वेवलेंथ जरूर प्रेजेंट थी। वहीं गैस की बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ लाइंस आ रही हैं, कुछ प्रेजेंट हैं कुछ प्रेजेंट नहीं, बाकी सब है ही नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लाइन स्पेक्ट्रा। ओके,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो लाइन स्पेक्ट्रा, लेकिन उसमें क्या है, व्हाट यू विल डू इज आप एक वाइट लाइट सोर्स लेंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रोड लगाने की जरूरत नहीं, बस रेयरिफाइड गैस रख दीजिए, एंड दिस इज अ वाइट लाइट सोर्स। यानी इसमें वाइट लाइट का मतलब है हमने जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे, जरूरी नहीं विजिबल वाइट लाइट की बात हो रही है, ऑल वाइट लाइट टोटल सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इस पर्टिकुलर सोर्स में। अगर आपने इस सोर्स को एक्साइट किया या ये सोर्स से यहाँ भेजा, तो होगा ये कि कुछ एटम्स एनर्जी लेकर हो जाएंगे एक्साइट, ठीक है, यानी दोज एटम्स विल एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ, एंड व्हेन दोज एटम्स विल एब्जॉर्ब दैट वेवलेंथ, होगा क्या कि वैसे तो देखने में हमारे पास होगा एक वाइट पैटर्न पूरा ब्राइट अच्छे से, उस वाइट पैटर्न में कुछ वेवलेंथ मिसिंग होंगी, इसीलिए वहां पे डार्क पैचेस दिखेंगे। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि हमने व्हाइट लाइट भेजी लेकिन व्हाइट में से कुछ गायब हो गई, गैस ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अगर सेम गैस होंगी तो जिस जगह पे यहाँ डॉट्स आ रहे हैं या यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आ रहा है वहीं एमिशन आएगा फॉर सेम गैसेस। तो यू कैन परफॉर्म बोथ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री बोथ थ्रू एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा, ओके। In fact, if you consider the spectra of sun, which is also made up of gases, तो सन की जो लाइट आ रही है उसमें भी कुछ वेवलेंथ मिसिंग होती है, इट इज नॉट प्योर व्हाइट लाइट, सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग। क्यों? क्योंकि सन के एटमॉस्फेयर के बाहर रिलेटिवली लो प्रेशर पे यानी रेयरिफाइड गैस कलेक्टेड है और उन गैस का खुद का कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने सोलर लाइट को एक पतली स्लिट में, दैट यू विल गेट टू नो अगर आपने ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप अगर सोलर लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उसको उसका अगर इस तरीके का स्पेक्ट्रोमीटर डायग्राम देखेंगे, स्पेक्ट्रोग्राम देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि सम वेवलेंथ आर मिसिंग। तो उन मिसिंग वेवलेंथ से हमें पता चल सकता है कि सूरज के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस कौन कौन सी हैं, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट गैसेस आर प्रेजेंट, ओके। एक लास्ट चीज इस मॉड्यूल में आप ये लिख लीजिए कि ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा हो रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगी, एक लाइन दिखेगी, दो लाइन दिखेगी, चार लाइन दिखेंगी, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, यानी ब्राइट होगी, डार्क होगी, मोटी लाइन होगी, पतली लाइन होगी, और किस वेवलेंथ पे होगी, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जो तीन चीजें हैं कि कितनी लाइन किस वेवलेंथ पे किस इंटेंसिटी की, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, it depends on pressure, it depends on presence of electric and magnetic field, also it depends on something which is called as motion of source। तो ये वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएंगी, डॉपलर शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a heavenly body, let's say Proxima Centauri, is coming towards us, you would see a different wavelength than it should be actually, ठीक है। If it is moving away from you, then you would see a different wavelength. Right shift, blue shift का concept, Doppler's effect. You know that. If it is coming closer, the frequency will increase and therefore the wavelength will decrease. If it is moving away from you, then the frequency will decrease and therefore the wavelength will increase. तो आप इस तरीके के जब ऑब्जर्व करेंगे ये स्पेक्ट्रोग्राम्स में, तो व्हाट यू विल गेट टू सी इज कि कितनी लाइंस हैं, किस वेवलेंथ पे हैं,
और ब्राइट है, डार्क है, मोटी है, पतली है, क्या है, ये 4-5 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या रखा था इस ट्यूब में, या वो जो भी मटेरियल आप स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं कि आपके स्पेक्ट्रोमीटर और सोर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो बाय एग्जामिनिंग द स्पेक्ट्रम, आप बस ये एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम देख लीजिए, इट इज पॉसिबल टू फाइंड व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सोर्स ऑफ लाइट। ये बड़ी चीज है, मैंने कहा ना आपसे कि कौन सा एटम प्रेजेंट है ये पता चल जाएगा। सो यू कैन टेक नोट ऑफ दिस दैट बाय एग्जामिनिंग द स्पेक्ट्रम you can find number one, what all elements are present in the source of light. ओके, सो तो आपका 100 वाट वाला बल्ब होता था, अब तो एलईडीज आती हैं, एलईडीज की भी आप वेवलेंथ चेक कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। लेकिन जो 100 वाट वाला बल्ब आता था, उसके अंदर एक पर्टिकुलर गैस भरी जाती थी। ओके, उस गैस का मटेरियल आप पता कर सकते थे कि कौन सी गैस किस मात्रा में भरी गई, जस्ट बाय लुकिंग एट द स्पेक्ट्रा। ठीक है, सो आई विल पॉज दिस वीडियो इन अ वाइल एंड विल शो यू स्पेक्ट्रोमीटर कैसा दिखता है और स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है। और दूसरी चीज ये कि just by examining the spectrum you can find out the relative motion also. ठीक है, whether star is moving towards earth, away from earth, whether a whole galaxy is moving towards our galaxy or away from our galaxy, so relative motion के बारे में भी पता चल सकता है। ये दो चीजें, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एलिमेंटल है ना, एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, तो कोई भी एटॉमिक थ्योरी जो भी हम बनाएंगे उसे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस तरीके का लाइन स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ ही क्यों मिलती हैं, कंटिन्यूस वेवलेंथ क्यों नहीं मिलती हैं। एक गैस को, जब हम रेयरिफाइड गैस को एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो एक ऐसी थियरी चाहिए। ठीक है, सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर आई क्लोज दिस I would like to show you the spectrometer. Okay, so here is the diagram. You can see that you have a source of continuous spectrum, और आप continuous spectrum को इस जगह bottom में देख सकते हैं। Then there are two different spectrum possible depending on cloud of gas या rarefied gas. एक है continuous spectrum with dark lines जो कि हुआ absorption spectra. एक है bright line spectrum with dark background जो हुआ emission spectra. So you can see that. और जो different wavelength बताई थी ना, lambda 1, lambda 2, lambda 3, that is represented by different colors over here. Fine. इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि I will show you how the spectrometer looks like. So it is here. Yeah, can I get it? Thank you so much. Yeah, so this is how the spectrometer looks like. आप इस end पे, on one end, I don't know whether my cursor is visible to you or not, but I can use this thing. Like on this end, you can put a gas which is emitting some light, and this light will then pass through this lens arrangement जिसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं। फिर टेलीस्कोप से ये पास होकर आएगा इस प्रिज्म पे, प्रिज्म डिस्पर्स कर देगा अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग, और फिर डिस्पर्स स्पेक्ट्रम आप आई पीस से इस जगह देख सकते हैं। ओके, ऑल्दो बोथ ऑफ दीज आर टेलीस्कोप्स जो कि हम केवल फोकस करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, इन केस यू हैव डन an experiment on finding the wavelength using spectrometer of helium lamp, then you must have gone through such a type of instruments and its arrangement. So that's it for emission and absorption spectra. In the next class, we will find out what is the link between this spectrum, which is a very different type of spectrum, a line spectrum,
and the atomic model which was given by Niels Bohr. Thank you so much, all of you.